अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है पर्यायवाची के रूप में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि पयो, तयो, सलिल। दूसरा है बेटा पुष्प, मंजरी, तरु। और तीसरा है बेटा आपका आग, अनल और पावक। और डी ऑप्शन कहता है कमल, जलज या आपका सरोज। तो बताइए बेटा कौन सा इसमें ऑप्शन गलत होगा आपके हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं आपने लगाया होगा, तो इसका आंसर लगाया होगा आप सभी ने बी ऑप्शन। क्या लगाया होगा बेटा आपने? बी ऑप्शन इसका लगाया होगा। और ये बी ऑप्शन क्यों लगाया होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। समझना बेटा यहाँ पर एक एक करके। अब देखो बात करें पहले यहाँ पर कि जो पयो होता है और तयो होता है, सलील होता है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो बेटा याद रखना ये जो होते हैं ये होते हैं आपके पानी के पर्यायवाची। किसके होते हैं? पानी के, ठीक है। ये होते हैं आपके बेटा पानी के पर्यायवाची होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछेगा पयो किसका पर्यायवाची है, तो पानी का है। बेटा तयो पूछे तयो किसका है, तो भी आपको पानी का बताना है, ठीक है। साथ में बेटा अगर बारी पूछे तो बारी का अर्थ भी पानी होता है, ठीक है। बेटा पयस पूछे पयस, तो पयस माने भी पानी होता है, ठीक है। और उदक पूछे उदक किसका पर्यायवाची है, तो भी ये पानी का होता है, ठीक है। और आब भी पूछे आब माने क्या होता है, तो बेटा ये भी आपका पानी का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। और एक शब्द होता है बेटा आपका मेघ पुष्प, कि मेघ पुष्प पूछे ये किसका पर्यायवाची है, तो मेघ पुष्प भी बालको पानी का ही पर्यायवाची है। तो ये तीनों ऑप्शन सही थे यहाँ पर, पयो, तयो और सलिल, ये तीनों ऑप्शन सही थे पानी के। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो ये जो पुष्प है, पुष्प की बात करेंगे तो बेटा पुष्प माने होता है फूल, मंजरी बेटा फूल का होता है। जबकि तरु की बात करेंगे ना, तो तरु होता है बेटा वृक्ष का पर्यायवाची। किसका होता है? वृक्ष का। वृक्ष यानी कि आपका पेड़ का पर्यायवाची होता है। तो यही ऑप्शन आपका गलत था। क्यों गलत था बेटा? यहां पर अगर देखें पुष्प की बात करें, यहां पर बेटा अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प माने होता है बालको आपका फूल। क्या होता है? फूल। और आप सभी को पता है कि मंजरी भी पूछे बेटा मंजरी किसका होता है, तो मंजरी माने भी बेटा आपका पुष्प होता है। और सुमन पूछे सुमन किसका पर्यायवाची है, तो सुमन माने भी बेटा पुष्प होता है। और प्रसुन्न पूछे प्रसुन्न किसका पर्यायवाची है, तो प्रसुन्न माने भी मतलब कि फूल ही होता है। और एक बेटा आपका लतांत, लतांत पूछे तो ये फूल होता है। और आपका फल पतीता, फल पतीता पूछे आपका बेटा क्या? फल पतीता, फल पतीता। फल पतीता भी बेटा जो पर्यायवाची होता है वो पुष्प का ही होता है, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गया कैसे गलत हुआ। तो याद रखना, बड़े शानदार क्वेश्चन लाया हूं आपको। कभी मैं कहता हूं कि अगर आपने यहां से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली ना, दावा करता हूं आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे अगर आप शानदार तरीके से इनकी व्याख्या पढ़ोगे तब, ठीक है ना बेटा। चलिए तो समझ में आ गया बेटा इसका आंसर क्या हुआ? बी। क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन समान थे। यहाँ गलत क्यों हुआ? क्योंकि तरु माने वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जबकि पुष्प और मंजरी किसके होते हैं बेटा? फूल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। जबकि बात करें तीसरा आग, अनल और पावक बेटा, तो आग और अनल पावक की अगर बात करूं आपसे बेटा यहाँ पर, तो शब्द ने याद रखना बेटा जो आपका आग है और आपका बेटा ये जो अनल है, ठीक है, आग, अनल और आपका बेटा पावक, ये बेटा आपके अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? अग्नि। मतलब कि इनका अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। अग्नि को हम बेटा और कई सारे पर्यायवाची होते हैं अग्नि के। रोहितास पूछे, रोहितास भी, रोहितास पूछे किसका पर्यायवाची है, तो अग्नि का होता है बेटा। वायु सखा पूछे, वायु सखा किसका होता है, तो वायु सखा भी बेटा अग्नि का ही होता है। हुतासन पूछे, हुतासन, हुतासन किसका होता है, ये भी बेटा आप किसका होता है? अग्नि का ही होता है, ठीक है ना। तो आग, अनल, पावक, ज्वाला, ज्वाला भी अग्नि का ही होता है, ज्वाला, ठीक है। आपका बेटा दहन माने पूछे, दहन माने क्या होती है, तो दहन माने ही बालको आपकी अग्नि ही होती है। तो ये चीजें याद रखना बेटा। तीसरा ऑप्शन भी जान लिया, तो याद रखना आग, अनल, पावक ये अग्नि के होते हैं, जबकि पुष्प फूल का होता है। बात करें बेटा कमल की, जलज की, सरोज की, तो आप सभी को पता बेटा जलज माने कमल होता है, सरोज माने कमल होता है, और कमल तो है ही। तो ये तीन ऑप्शन आपके सही थे, जबकि बी ऑप्शन आपका बेटा यहाँ क्या था? गलत था, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें अगर याद करने की टेक्निक बताऊं पर्यायवाची की, तो ध्यान से सुनना सब जने, कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कमल,
यहाँ पर देख रहे हैं जलज, यहाँ पर देख रहे हैं हम सरोज। तो मैं थोड़ा सा आपको याद करने की टेक्निक बताता हूँ पर्यायवाची की, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर बात करें यहाँ पर पानी की पर्यायवाची, तो हम पानी के पर्यायवाची से कितने कितने पर्यायवाची बना सकते हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर कभी भी आपको लगे, ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, कि अगर कभी भी आपको ये लगे कि बेटा अगर जल के पर्यायवाची के साथ, किसके बेटा, अगर जल के पर्यायवाची के साथ, अगर तुम्हें लग रहा है बेटा कि अगर जल के पर्यायवाची के साथ अगर बाल को दे वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दे, अगर जल के साथ दे लगा हुआ होता है तो बेटा वो होते हैं बादल के पर्यायवाची। किसके कहलाते हैं बेटा, बादल के पर्यायवाची कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी, कभी भी अगर जल के साथ तुम्हें दे लगकर वर्ड दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो आप सभी को पता है बाल को पयो माने जल होता है, सभी को पता है तयो माने जल होता है, सभी को पता है बेटा बारी माने जल होता है, अभी मैंने आपको बताया, और अम्बू माने भी क्या होता है, अम्बू माने भी बाल को जल होता है, ठीक है, अम्बू माने भी क्या होता है, जल होता है। और जल का तो मैंने आपको बता दिया, जल माने भी जल होता है। अगर मैं इनके साथ बेटा दे लगा दूं, जैसे मैं कर दूं बेटा पयोद, मैं कर दूं यहाँ पर तयोद, मैं कर दूं यहाँ पर वारिद, मैं कर दूं यहाँ पर अम्बुद, मैं कर दूं यहाँ पर जलद, तो ये सब के सब बेटा किसके बन जाते हैं, ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अर्थात जल का मतलब जल में, और दे का मतलब हो गया धारण करने के रूप में, बरसाने के रूप में। तो जल को धारण कर कर जो बैठा है, बरसात जो हो रहा है बेटा, वो कौन होता है, बादल, ठीक है ना। अलग से अगर बात करें बेटा बादल की, तो घन श्याम अगर पूछे, घन श्याम किसका पर्यायवाची है, तो बेटा घन श्याम भी बादल का होता है, ठीक है। घन माला पूछे, घन का मतलब बादल ही होता है, और बादलों की माला भी इसी कहा जाता है। घन माला पूछे, मेघ पूछे अलग से, तो या मेघ माला पूछे बेटा, ये भी आपके बादल के ही होते हैं, ठीक है। बहलाक पूछे, बहलाक, तो बहलाक किसका पर्यायवाची है, ये भी आपका बेटा बादल का ही होता है। और एक पूछेगा बेटा बारी बहा किसका पर्यायवाची है, तो बारी बहा भी किसका होता है, बाल को बादल का ही पर्यायवाची है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगा बेटा, ये बुकैब आप याद कर लेना, रटना नहीं है, समझना है, और ये प्रैक्टिस ऐसी करवाऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो बादल के समझ में आया बेटा, कि बादल, घनश्याम, घनमाला, मेघमाला, बहलाक, बारी बहा, ये सब किसके होते हैं बेटा, बादल के पर्यायवाची होते हैं। जल के साथ दे लगकर किसके बनते हैं, बादल के। अगर बात करें बेटा यहाँ पर और किसी चीज की, अगर मान लो उसने जल के साथ वाल को क्या लगा दिया, जल के साथ वाल को उसने अगर लगा दिया जय, अगर जल के साथ तुम्हें क्या लगा हुआ दिखाई दे रहा है, बाल को जय, तो जल का मतलब जल में और जय का मतलब जन्मा, तो वो बन जाते हैं बाल को कमल के पर्यायवाची। किसके बन जाते हैं बाल को, वे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर जल के साथ अगर आप जय लगा दोगे तो वे आपके कमल के पर्यायवाची बनेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो उसने कहा बेटा आपसे, मैंने कहा बेटा बारी, तो वारी माने अभी मैंने आपको बताया पानी होता है, ठीक है। मैंने कहा बेटा पयो, पयो माने भी बेटा क्या होता है, पानी होता है। मैंने कहा बेटा तयो, तयो माने भी क्या होता है, पानी होता है। मैंने कहा अम्बु, अम्बु किसका पर्यायवाची है, तो तुम कहोगे सर अम्बु माने भी क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। चलिए, मैंने कहा बेटा जल, तो जल माने भी क्या होता है, पानी होता है। अब मैं इनके साथ बेटा यहां अगर दे लगा रहा हूं तो ये बादल के हैं, लेकिन अगर पानी के साथ बेटा जय लग जाता है तो याद रखना वे सब के सब कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं बाल को, कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची हैं बेटा, ये आपके बारिज, पयोज, तयोज, अम्मुज और जलज, ये सब के सब आपके कमल के पर्यायवाची कहलाएंगे, ठीक है। अलग से बड़ भाई, अलग से कहते हैं कि भाई बताइए सरोज, सरोज क्यों कहा जाता है, सरोज भी कमल को कहा जाता है। इसका रीजन ये होता है बेटा, सर माने होता है तालाब, सर माने तालाब होता है, क्योंकि बेटा सर दो होते हैं। अगर मैं इस सर की बात करूं तो बेटा इस सर का मतलब होता है तालाब से, याद रखना, इस सर का मतलब तालाब होता है। जबकि बड़े वाले सर का अर्थ पूछते हैं तो बेटा इसका मतलब बाण होता है। क्या होता है बेटा, इसका मतलब बाण होता है। तो छोटे वाले सर का मतलब तालाब होता है, बड़े वाले सर का मतलब बाण होता है। तो सर का मतलब तालाब और जय का मतलब जन्मा, अर्थात तालाब में जन्म लेने के रूप में भी किसे माना जाता है, कमल को। ऐसी सरसी पूछेगा तो बेटा सरसी माने तालाब होता है, और इसमें जय लगा दोगे तो सरसीज हो जाएगा और तालाब से जन्मा। तो इसलिए सर माने तालाब के पर्यायवाची के साथ भी जय लग जाते हैं तो वो भी किसके बन जाते हैं, कमल के बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको बड़ी याद रखने। अगर बेटा आपसे पूछे अब्ज किसका पर्यायवाची है तो कमल का बताना है। आपसे नलिन पूछे, नलिन किसका पर्यायवाची है तो कमल का बताना है। आपसे पूछे बेटा पंकज माने क्या होता है, तो पंकज माने भी कमल ही होता है, क्योंकि पंक माने कीचड़ होता है और जय का मतलब जन्मा।
कीचड़ में जो जन्म लेने वाला माना गया बेटा वो आपका पंकज ही माना गया, तो इसलिए पंकज भी आपका कमल का ही पर्यायवाची होता है। ये बड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। अलग से देखो इसके बहुत पर्यायवाची होते हैं, मैं सब लिखवा दूंगा। अरविंद पूछे कभी अरविंद किसका है, तो अरविंद भी बेटा इसी का ही होता है, ठीक है। और आपसे सतदल पूछे किसका है, तो भी इसका ही होता है। तामसर पूछे, तामरस पूछे, तामरस किसका होता है, तो तामरस भी बेटा इसी का ही होता है, ठीक है। तामरस पूछे आपका तो अरविंद माने कमल होता है, सतदल माने कमल होता है, तामरस माने पूछेगा तो भी बाल को आपको कमल ही बताना है। क्या बताना, कमल। और एक वर्ड आता है बेटा आपका उत्पल, उत्पल माने पूछेगा तो उत्पल भी बेटा कमल का ही होता है, ठीक है। ये जितनी आपको वोकैब बता रहा हूं ना बेटा, ये बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है और पूछी जा सकती भी है आने वाले समय में। तो हर चीज को अच्छी तरह से नोट करके लिखना। आप ये डिसाइड मत करो कि वीडियो कितनी देर लो है, आप ये डिसाइड करो बेटा यूट्यूब पर कि कौन आपको बेहतर पढ़ा रहा, कौन आपको एक क्वेश्चन से कई सारी चीजों को समझा रहा, वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। चलिए, मेरा मतलब खाली आपको 20 क्वेश्चन से नहीं है कि हाँ खाली 20 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको होगी प्रैक्टिस, नहीं। मतलब वो होता है बेटा कि प्रैक्टिस का मतलब वो है कि आप प्रैक्टिस भी करो, साथ में उससे रिलेटिव जो भी सिलेबस का क्वेश्चन आया है, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आया है, उसे पूरा अच्छी तरह समझ जाओ कि अगला अगर सेट कराया जाए तो आपको दिक्कत ना हो उसे दोबारा लगाने में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हर चीज बड़े हिसाब से पढ़ेंगे, एक एक चीज को बड़े शानदार तरीके से लेकर चलेंगे कि अगली बार अगर यहां से क्वेश्चन बने तो आपसे गलत ना हो, ठीक है। चलिए, तो बेटा उत्पल भी किसका हो गया, कमल का हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पर जरा अच्छी तरह से एक चीज याद रखना, कुछ कमल के और नाम होते हैं, मैं एक बार नोट करके आपको बता दूं। अगर मान लो आपसे पूछ रहा है कि कोकनद, कोकनद पूछे, बड़े अच्छे शब्द है बेटा कोकनद, तो कोकनद भी कमल का होता है। लेकिन ये कोकनद होता है, एक होता है आपका बेटा पुंडरिक, कि पुंडरिक पूछे किसका पर्यायवाची है, तो पुंडरिक भी बेटा कमल का ये होता है। लेकिन पुंडरिक कहा जाता है सफेद कमल को, पुंडरिक का अर्थ होता है बेटा सफेद कमल, सफेद कमल। कभी कभी ऐसे ऐसे अर्थ पूछ लेता है कि पुंडरिक का अर्थ क्या होता है, तो पुंडरिक का अर्थ है सफेद कमल। और कोकनद कमल होता है बेटा आपका लाल कमल। कौन सा होता है बेटा, लाल कमल। लाल कमल को कोकनद कहा जाता है। और एक होता है बाल को आपका इंदिवर। कौन सा होता है बाल को, इंदिवर। और इंदिवर की अगर बात करें बेटा, तो इंदिवर का जो मतलब होता है वो होता है बाल को आपका नीला कमल। क्या होता है, नीला कमल होता है। इंदिवर कौन सा होता है, नीला कमल होता है, ठीक है बेटा। तो ये देखो बेटा आपके कमल के हो गए, इधर वाले हिस्से किसके हो गए, आपके बादल के हो गए, ये किसके हो गए, कमल के हो गए। तो अब कभी भी कमल से या बादल से क्वेश्चन बनेगा तो उम्मीद करता हूं आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, हमने सारे ऑप्शन जान लिए, तरु का मतलब वृक्ष होता है, पेड़ होता है, हमने ये भी जान लिया, अच्छी तरीके से हमने पूरा विस्तार जान लिया, ठीक है। चलिए, लेकिन कभी कभी यहां पर पता क्या होता है, मैं आपको अगर बताऊं एक चीज, तो अगर मान लो इसी चीज में अगर इनके साथ वो लगा दे, धी धर लगा दे जल के साथ, तो वो बादल के ही बन जाते हैं। जैसे मैं देखो यही कंप्लीट कर देता हूं, इससे अच्छी तरह लिख लेना। अगर मान लो उसने इसी के साथ अगर बाल को थोड़ा सा, अगर मान लो उसने बाल को अगर इसी के साथ थोड़ा सा मैं अपडेट करूं यहाँ पर, तो आप यहां मैं रखता हूं और यहाँ पर आपको समझाता हूं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से। मान लो अगर उसने बेटा यहां थोड़ा सा अपडेट करके ये कह दिया कि अगर मैं इस जल के पर्यायवाची के साथ, किसके बेटा, इस जल के पर्यायवाची के साथ अगर मैं बाल को अगर क्या लगा देता हूं, धी लगा देता हूं, या बाल को मैं धर लगा देता हूं, या बाल को मैं निधि वर्ड लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, निधि वर्ड लगा देता हूं, ठीक है। अगर मैं जल के पर्यायवाची के साथ अगर धी धर अगर निधि वर्ड लगा देता हूं बेटा, तो ये सबके सब जो पर्यायवाची बन जाते हैं ना, ये सबके सब बाल को आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं, समुद्र के पर्यायवाची। मतलब कि जल के साथ द लग रहा है तो बादल के, जल के साथ ज लग रहा है तो कबल के, और बेटा जल के साथ धी धर निधि लग रहा है तो वो किसके बनेंगे, बादल के, अर्थात जल को धारण करने के रूप में। अब जैसे मान लो लगा लो, यहां पर मैं आपसे कहूं बाल को यहां पर लगाने के लिए, तो आप बनाइए जरा, देखो कैसे। भाई मैंने कहा जल माने तो जल हो गया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जलधि, ठीक है। मैं आपसे कहूं बेटा जल निधि, मैं आपसे कहूं जल निधि, मैं आपसे कहूं बाल को यहां पर जलधर, क्या कहूं बाल को आपसे, जलधर। तो देखो जल के साथ निधि धर धी लग रहे हैं तो समुद्र के हो गए। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा बारिधि, बारिधि कहूं तो बारिधि समुद्र का है। मैं आपसे कहूं बेटा बारी निधि कहूं, बारी निधि या बारी धर कहूं,
तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। मैं आपसे बेटा वारी निधि कहूं तो वारी निधि भी किसका बन जाएगा, समुद्र का। आपको केवल इतना याद रखना है कि जल के साथ अगर लग गया धी निधि धर तो समुद्र का है। ऐसी बाल को पयोधी पूछ ले, ठीक है, या बाल को आपसे तयोधी पूछ ले, ठीक है, या आपसे बाल को पयोधर पूछ ले या तयोधर पूछ ले, ये सब किसके बन जाएंगे बेटा, समुद्र के ही पर्यायवाची बन जाएंगे। या आपसे बाल को अम्बुधी पूछ ले, ठीक है, या आपसे अम्बुधर पूछ ले, तो ये सब के सब किसके बनेंगे बाल को, ये सब के सब आपके समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे अगर जल के साथ धी निधि धर वर्ड लगा हुआ है तो। ये बात आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। अलग से कुछ पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर मान लो पूछे रत्नाकर, बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, रत्नाकर किसे कहते हैं, तो रत्नाकर भी समुद्र को कहा जाता है। अर्णव पूछे बेटा, अर्णव किसका पर्यायवाची है, तो भी समुद्र का है। पूछे जलधाम माने क्या होता है, तो बाल को जलधाम माने भी समुद्र ही होता है। ये बात अच्छी से नोट कर लेना सब जने, ठीक है बेटा। तो क्लियर हुआ सारी चीजें, बताइए सब बढ़िया हुआ ना। ऑप्शन भी जान लिया, यहाँ से हमने जो मेन मेन पॉइंट होते हैं पर्यायवाची के वे भी हमने जान लिया और अच्छी तरह से हमने सब कुछ जान लिया, ठीक है। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नोट कर लेना बेटा, रोक कर वीडियो सब जने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखो यहाँ पर ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा कि सूर्य, बाल और कांता के स्त्रीलिंग क्या है बेटा, बताइए जरा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है, कांत का स्त्रीलिंग क्या होता है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको डिसाइड करना है क्रम से कि सूर्य का स्त्रीलिंग पूछेगा तो क्या बताना है, बाल का स्त्रीलिंग पूछेगा तो क्या बताना है, कांत का स्त्रीलिंग पूछेगा तो क्या बताना है। तो आपको ये चीज आपको बतानी है बेटा। क्या आंसर लगाओगे सब जने बताइए बेटा। पहला सूर्या लगाओगे, दूसरा बेटा बाली लगाओगे, तीसरा कांति लगाओगे, क्या होता है बताइए इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप सबने जो इसका आंसर लगाया होगा वो आपने सी लगाया होगा बेटा। क्या लगाया होगा, सी आंसर लगाया होगा। क्यों लगाया होगा, क्योंकि बेटा कुछ हमारे जो स्त्रीलिंग होते हैं ना, याद रखना, जब हम किसी पुल्लिंग से बेटा स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग से क्या बनाते हैं बेटा, स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो कुछ प्रत्यय होते हैं जिनके प्रयोग से हम क्या बनाते हैं बेटा, स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, यहां जो पुल्लिंग बनने हैं बेटा, ये आपके आप्रत्यय से बनने, किससे बनने, आप्रत्यय से। अगर पुल्लिंग में बेटा हम आप्रत्यय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आप्रत्यय लगा देते हैं, बाल को आप्रत्यय लगा देते हैं, तो आप्रत्यय लगने से वो क्या बन जाते हैं आपके बेटा, स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो उसने कहा था अभी आपसे, उसने कहा भाई कि बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है, उसने कहा सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है, उसने कहा बाल का स्त्रीलिंग क्या है, उसने कहा कांत का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। मान लो वो आपसे पूछ सकता है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि महोदय का स्त्रीलिंग क्या है, महोदय। या बालकों में आपसे पूछ सकता है कि अध्यक्ष का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है, अध्यक्ष का स्त्रीलिंग क्या है। या आपसे ये पूछ लेगा कि तनुज का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये स्त्रीलिंग बड़े मेन होते हैं आप प्रत्यय वाले, तो इनके आगे तुम्हें, इनके अंत में इस आप प्रत्यय का तुम्हें प्रयोग करके उसका स्त्रीलिंग बनाना। तो कभी सूर्य का स्त्रीलिंग पूछेगा तो बाल को सूर्या होता है, क्या होता है, आप प्रत्यय लगाकर सूर्या होता है। बाल का पूछेगा तो बेटा आपको बाला बताना है, क्या बताना है, बाला। अगर कांत का स्त्रीलिंग पूछेगा तो बाल को आपको कांता बताना है, ठीक है। अगर अध्यापक का स्त्रीलिंग पूछेगा तो आपको अध्यापिका बताना, अध्यापिका, ठीक है। अगर आपसे बेटा महोदय का पूछेगा तो आपको महोदा। अध्यापक का, ये यहाँ पर अध्यापक का बेटा ई का प्रत्यय से बनेगा, अध्यापक का जो बनेगा वो बनेगा ई का प्रत्यय से, तो अध्यापिका हो जाएगा इसका, अध्यापिका, इसका अध्यापिका हो जाएगा, ठीक है। ये अध्यापक का आप प्रत्यय से नहीं बनेगा, ईका से बनेगा, एक प्रत्यय से, ईका से अध्यापिका। महोदय का बनेगा आपका आप प्रत्यय से, तो महोदय का पूछेगा तो महोदया आप प्रत्यय लगा दो। अध्यक्ष का कभी स्त्रीलिंग पूछेगा तो आपको बेटा आप प्रत्यय लगाना है, अध्यक्ष का लगा दो। तनुज का पूछेगा तो आपको बेटा यहाँ पर आप प्रत्यय लगाना है, तो क्या हो जाएगा, तनुजा बता दो। क्या बता दो बेटा, तनुजा बता दो।
मान लो उसने कहा कि बताओ शिव का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है, ठीक है भाई। उसने पूछा प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होता है, उसने पूछा पूज्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, उसने पूछा आपसे आत्मज का स्त्रीलिंग क्या होता है, आत्मज का, ठीक है, उसने पूछा आत्मज का अनुज का स्त्रीलिंग क्या होता है, अनुज का, ठीक है। तो इनमें भी सब में बेटा आप प्रत्यय लगा दो। तो शिव का पूछेगा तो शिव का स्त्रीलिंग आपको शिवा बताना है, प्रिय का स्त्रीलिंग पूछेगा तो आपको प्रिया बताना है, ठीक है। पूज्य का पूछेगा तो आपको बेटा पूज्या बताना है, और बेटा आत्मज का स्त्रीलिंग पूछेगा तो आपको आत्मजा बताना है, और बेटा आपसे अनुज का स्त्रीलिंग पूछेगा तो आपको अनुजा बताना है। ये बेटा अप्रत्यय वाले स्त्रीलिंग होते हैं जो मेन होते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पुल्लिंग आप सब जन अच्छे से जानते होंगे, पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग का मतलब होता है बेटा एक तरह से कि जिस शब्द से उसके पुरुष होने की जाति का बोध होता है। पुल्लिंग का मतलब होता है जब जिस शब्द से उसके पुरुष होने की जाति का बोध होता है, पुरुष होने की जाति का बोध होता है, ठीक है, तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। मान लो कभी भी कोई शब्द देकर आपसे पुल्लिंग पूछे तो उसकी पहचान आप कैसा का प्रयोग करके करना, उसके आगे क्या लगाना बेटा, कैसा। अगर कैसे में उसका उच्चारण सही हो रहा है तो पुल्लिंग है। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा गमला, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा पेड़, ठीक वाल को, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा घर, ठीक वाल को। जैसे मैंने कहा बेटा आपसे, जैसे मैंने कहा बेटा घर, ठीक, मैंने कहा बेटा जैसे आपसे पेन, ठीक है बाल को। तो आप मुझे बताओ गमला कैसा या कैसी, बताइए। बड़ी अच्छी ट्रिक है बेटा कैसा और कैसी का। अगर कैसे से उत्तर है तो पुल्लिंग है, और कैसी से है तो आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो बताइए बेटा गमला कैसा या कैसी, तो कहोगे सर गमला कैसा होता है और कैसे में हमेशा पुल्लिंग ही बताना है। पेड़ भी कैसा होता है कैसे नहीं होता तो पुल्लिंग है। घर भी कैसा होता है तो ये भी पुल्लिंग है। पेन भी कैसा में यूज होता है तो ये भी आपका पुल्लिंग है। तो जहां कैसे कहने से अगर उच्चारण सही हो रहा है वो पुल्लिंग है। और बेटा स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जहां स्त्री होने का बोध हो, जिस शब्द से अगर उसके स्त्री होने का बोध हो उसे बेटा क्या कहा जाता है, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग में हम पहचान के लिए कैसी का प्रयोग करते हैं, बाल को किसका प्रयोग करते हैं, कैसी का। अगर कैसी से आंसर आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है आपका। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं भाई, मैं आपसे कह रहा हूं बाल को घड़ी, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं मेज, ठीक, मैं आपसे कह रहा हूं बाल को घास, ठीक, ठीक है, मैंने आपसे घास कहा। मैंने कहा बेटा आपसे आंख, मैंने क्या कहा बाल को, आपसे आंख। अब आप मुझे बताओ घड़ी कैसा या कैसी, बताइए। तो तुम कहोगे सर घड़ी कैसा नहीं, घड़ी तो होती है कैसी, और कैसी से जब जवाब आएगा तो वो स्त्रीलिंग होता है बाल को। ऐसी मेज भी कैसी होता है तो ये स्त्रीलिंग है बाल को। ऐसी घास भी कैसी होता है तो ये स्त्रीलिंग है बाल को। ऐसी आंख भी कैसी होता है ये भी आपका क्या बेटा, स्त्रीलिंग, ठीक है बेटा। तो लिंग जो होते हैं ना, लिंग वो हमारे दो होते हैं बेटा। कभी भी पूछे हिंदी में लिंग कितने होते हैं तो पुल्लिंग और एक क्या, स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में लिंग होते हैं तीन, एक होता है उभयलिंग, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत हो जाएगा, धीरे धीरे लेकर चलते हैं। तो क्लियर हुआ बेटा, चलिए। तो दूसरे का जो आंसर है वो आपका क्या लगेगा, सी ऑप्शन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, कि अशुद्ध श्रेणी का चयन कीजिए बेटा। अशुद्ध श्रेणी का चयन कीजिए, बताइए बेटा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं बेटा जो यूके SSC लेखपाल के लिए होंगे, ठीक है। नॉर्म जैसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो घुमाव वाले होते हैं। लगता तो आसान है लेकिन जो उसके चार ऑप्शन होते हैं ना वहां से छांटना बड़ा मुश्किल होता है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा आसान, लेकिन जो चार ऑप्शन होते हैं वहां से छांटना क्वेश्चन इतना मुश्किल हो जाता है कि उसी चीज में इधर से इधर को सोचने में, यार इसका ये भी होगा, इसका वो भी होगा, और यही सोचने में क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो मेरा मतलब ये है आपसे कि जब लो आप उस लेवल का नहीं पढ़ोगे, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप गलत ही कर पाओगे क्वेश्चन। तो आपको उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज से क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में बैठ के कि हाँ इसका जवाब ये देना है, ठीक है। चलिए लगाइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि अशुद्ध श्रेणी का चयन कीजिए। अब यहां बताओ अशुद्ध श्रेणी में भाई लोटा, जूता, पगड़ी, खिचड़ी, ये खुद सोचना है ये क्या है, कैसे अशुद्ध है। अमीर, औरत, वकील, गरीब, ये क्या है भाई। कदली, अक्षर, कार्य, एला, ये क्या है। केला,
आखर, कपूर, हस्ती, क्या है? तो बताइए बेटा क्या आपने इसका आंसर लगाया? सबने बताओ क्या आंसर लगाया आपने? तो अगर आपने आंसर बेटा यहाँ लगाया होगा ना डी ऑप्शन, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। देखो यहां इसलिए होगा बेटा डी ऑप्शन कि यहां जो लोटा है और बेटा जूता है और पगड़ी है और खिचड़ी है, ठीक है, ये सब के सब बेटा देशज शब्द हैं। कैसे हैं बेटा आपके? देशज, ये देशज हैं, ये देशज शब्द आते हैं बेटा। देशज का मतलब मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझाया अच्छी तरीके से कि देशज का मतलब होता है बेटा जिन शब्दों की उत्पत्ति देश में हुई हो, हमारे देश में ही हुई हो, उनको क्या कहा जाता है बेटा? देशज शब्द कहा जाता है। और एक परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भी देशज ही कहते हैं। इन शब्दों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव रहता है, इसी कारण इनको हम देशज शब्द के नाम से भी या देसी शब्द के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये लूटा कभी पूछे या जूता पूछे, पगड़ी पूछे, खिचड़ी पूछे, तो बेटा ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके देशज शब्द होते हैं, ठीक है। जबकि अमीर, औरत, वकील और गरीब, ये बेटा अमीर है, औरत है, वकील है, गरीब है, ये बेटा सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द है बेटा? ये विदेशी। और विदेशी में बेटा ये अरबी भाषा के शब्द माने जाते हैं। किस भाषा के माने जाते हैं? अरबी भाषा के, ठीक है। तो ये अमीर पूछे अरबी का है, औरत पूछे अरबी का है, वकील पूछे अरबी का है बेटा, गरीब पूछे अरबी का है, या आपसे बेटा अहमक पूछे, अहमक, अहमक भी बेटा आपका, फकीर पूछे फकीर, ठीक है, आदमी पूछे बेटा आदमी, ठीक है। तो अहमक, गरीब, फकीर, आदमी, ठीक है। जहाज पूछे जहाज, जहाज भी इसी भाषा का है बेटा, जहाज पूछे तो भी इसी भाषा का लगाना आपको, ठीक है। कमाल पूछे कमाल, या बेटा अकल पूछे अकल, या मुहावरा पूछे मुहावरा, ठीक है। ये सब के सब बेटा आपके किस भाषा के माने जाते हैं? ये सब के सब आपके बेटा अरबी भाषा के माने जाते हैं। अमीर, औरत, वकील और गरीब, ये सब किसकी भाषा के? विदेशी में अरबी के, ठीक है। चलिए जबकि बात करें बेटा यहाँ पर कदली, कदली की बात करो, या बेटा यहाँ पर अक्षर की बात करो, या बालको यहाँ पर कार्य की बात करो, या बालको यहाँ पर एला की बात करो, तो ये जो चारों हैं ये बेटा सबके सब तत्सम है, क्योंकि ये शब्द क्या है? कैसे? ये तत्सम शब्द हैं और इनका तद्भव होता है, कदली का तद्भव होता है केला। क्या होता है बालको? केला। ये क्या होता है? कदली का तद्भव केला। जबकि अक्षर का तद्भव बेटा आखर होता है। क्या होता है बालको? आखर होता है। कार्य का बेटा तद्भव काज होता है, और बेटा एला का इलायची होता है, इलायची, इलायची होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के शब्द आपके बेटा तत्सम है। लेकिन जैसे हम अगले पोर्शन पर जाते हैं तो अगले पोर्शन में भिन्न क्यों हुआ? इसका रीजन ये है कि केला आपका तद्भव हो गया, चलो, आखर आपका तद्भव हो गया, चलो ठीक है, कपूर आपका तद्भव हो गया, ठीक है, क्योंकि बेटा कर्पूर इसका तत्सम होता है, कर्पूर इसका तत्सम होता है, और जबकि कपूर जो है ये तद्भव है। लेकिन यहां पर क्या देखोगे तो बेटा ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तद्भव है, लेकिन यहां आकर श्रेणी बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हस्त जो वर्ड है ये हस्त बेटा आपका तत्सम वर्ड आ गया। कैसा आ गया? तत्सम। और इसका जो तद्भव होता है हस्त का, आप सभी को पता है वो क्या होता है? आपका हाथ होता है। इसका मतलब समझे? मतलब कि ये हुआ, ये भिन्न, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया देखो यहाँ पर कि ये भिन्न कहां से हो गया? ये सब एक ही कोटि के हैं, देशज हैं, ये सब एक ही कोटि के हैं, अरबी भाषा के हैं, ये शब्द एक ही कोटि के हैं, तत्सम के हैं, पर ये दो कोटियों में बदल गए, अर्थात तद्भव में और तत्सम में। इसी कारण ये क्या हो गया आपका बेटा? भिन्न हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं तुम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, चलिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? देखिए जरा शब्द ने कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन भी व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। बड़ी अच्छी पंक्ति है बेटा, और इसमें आप सभी को बताना है अलंकार कौन सा है। बताइए बेटा शब्द, इसमें कौन सा अलंकार आप लगाओगे? कौन सा आपका अलंकार है? बताइए जरा। अलंकार क्या है बताइए जरा। अलंकार का मतलब होता है बेटा आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। कि जिन शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता का वर्णन करा जाता है उसी को क्या कहा जाता है बेटा? अलंकार कहा जाता है।
बड़ा अच्छा है अलंकार। ये मैंने आपको ऐप पर बड़े अच्छी तरह से पढ़ाए हैं सारे अलंकार, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। तो बताइए बेटा इसमें क्या अलंकार लगाओगे? ए ऑप्शन दृष्टांत अलंकार, या उपमा अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, या आपका बेटा विभावना अलंकार, क्या लगाओगे? सोचिए। तो याद रखना इसका जो बेटा आंसर होगा वो आंसर जो होगा आपका बेटा दृष्टांत अलंकार होगा। क्या होगा? दृष्टांत अलंकार। देखो दृष्टांत अलंकार का मतलब ये होता है कि ऐसा अलंकार या ऐसी पंक्ति जहां कवि द्वारा कोई बात कही जाएगी, ठीक है, और कवि द्वारा जो बात कही जाएगी वो 2 पंक्तियों में या 3 पंक्तियों में, ज्यादातर 2 ही पंक्ति मानी जाती है। मान लो यहां पर उसने कोई एक ऐसी बात कही है, ठीक है, और दूसरी पंक्ति में कोई एक ऐसी बात कही है। दोनों पंक्तियों में अगर देखें तो इस पंक्ति का जो तात्पर्य है, अर्थ निकालना, जो भी यहां पर अर्थ निकला इस पंक्ति का, ठीक है, और जो दूसरी पंक्ति का जो अर्थ निकला वो मान लो पहली पंक्ति से अगर मिला जुला है, सिंपल सा समझना ध्यान से, जब आपको लगे कि जो पहली पंक्ति का जो भी अर्थ है और जो दूसरी पंक्ति का जो अर्थ अब निकला है, जो दूसरी पंक्ति का जो अर्थ होता है वो अगर वो पहली पंक्ति से मिला जुला होता है, मतलब संकेत करता है, ठीक है, जो पहली पंक्ति है उसका जो अर्थ है उसी से मिला जुला जो अर्थ होता है उसी को कहा जाता है दृष्टांत अलंकार, ठीक है। जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव नजर आ जाए, जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव अगर दिखाई देता है, जैसे आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो तो आप एक तो आप रियल में आप हो गए और एक आपकी परछाई कौन सी है जो आप दर्पण में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर कि एक तो रियल है जो बात कही गई है और उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही गई है, वही आपका कहलाता है बेटा दृष्टांत अलंकार। जैसे देखो इस पंक्ति में आपको अर्थ से समझ में आ जाएगा, और ये बेटा मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था ऐप में, बड़े शानदार तरीके से मैंने आपको बड़े विस्तार से यहाँ पर पढ़ाया है ऐप में अलंकार, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, कि जो श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, जो श्रेष्ठ व्यवहार वाला होता है, कुसंग माने होता है बेटा बुरी संगति, कुसंग माने क्या होता है? बुरी संगति। यहाँ बताया गया है जो बेटा अच्छा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, सबका भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है नहीं, और अच्छे स्वभाव वाला होता है, जो उत्तम प्रकृति का होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि कर सकत कुसंग, उसका बुरी संगति भी कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब जो अच्छा है, जो मान लो जो कभी दारू ही नहीं पीता, जो कभी ना गुटखा खाता है, ना कभी दारू पीता है, ना किसी का बुरा चाहता है, हमेशा भला ही चाहता है, वो दूसरों का हमेशा भला करने चाहता है, तो उसका कभी भी बुरी संगति कोई प्रभाव नहीं कर सकती है। ये पहली वाली पंक्ति ने कह दिया। दूसरी पंक्ति कह रही है जैसे यहाँ पर कि चंदन भी व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। पहली वाली पंक्ति का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसका बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती। अब मान लो दूसरी पंक्ति में इससे मिलता जुलता कुछ अर्थ आ गया, वही दृष्टांत आपका, जैसे चंदन भी व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग, जैसे चंदन के पेड़ पर तुमने देखा होगा सांप लिपटे रहते हैं, जब भी जैसे चंदन के पेड़ पर बेटा सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन की खुशबू इतनी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि सांप में इतना जहर होता है कि अगर वो चाहे तो चंदन की खुशबू को मिटा सकता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। समझे मेरी बात? कि यहां पर चंदन भी व्यापत नहीं, कि चंदन के पेड़ पर, भुजंग माने क्या होता है बेटा? सांप। कि चंदन के पेड़ पर अगर सांप जैसे तुम लिपटे हुए देखते हो फिर भी उसकी खुशबू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी बेटा आपका जो उत्तम श्रेष्ठ प्रकृति का व्यक्ति होता है, अगर उस पर बुरी संगति का प्रभाव भी आ जाए तब भी उसका कुछ नहीं कर सकती। यही आपका दृष्टांत अलंकार कहलाता है, ये बात याद रखना। जैसे मैं और पंक्ति लिखूं, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा मन मलिन, मन मलिन, जैसे मैं लिखूं बेटा मन मलिन, मन मलिन तन सुंदर कैसे, तन सुंदर, तन सुंदर कैसे, और विष रस भरा, विष रस भरा कनक घट जैसे। देखो ये भी आपका दृष्टांत समझो, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि मन मलिन, जो पहली वाली पंक्ति, अगर मन मलिन माने होता गंदा, तन माने होता शरीर, अगर तुम्हारा मन ही गंदा है, मन में इतनी बुराइयां भरी हुई हैं,
तो तन माने शरीर सुंदर कैसे, तो तुम्हारा शरीर सुंदर कैसे हो सकता है? जब मन में इतनी बुराइयां हैं, मन में इतनी गंदगी है, तो आपका कभी भी शरीर सुंदर नहीं हो सकता है। अब इससे मिलती जुलती बात अगर बता दी तो वो दृष्टांत बन जाएगा। जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे मान लो कनक माने सोना और घट का मतलब घड़ा, सोने का बना हुआ कोई घड़ा है और उसके अंदर तुम विष रख दो, उसमें तुम विष रख दो सोने के घड़े में, तो क्या आप मुझे बताओ, क्या वो सोने के घड़े की सुंदरता बनी रहेगी? कभी नहीं बनी रहेगी। मतलब कि यहां तुलना क्या करी, देखो यहां बताया गया मन के अंदर तो गंदगी है, तो मन के अंदर गंदगी है तो स्तन सुंदर नहीं हो सकता। ऐसी सोना के अंदर गंदगी क्या मान ली यहां पर? विष। तो इससे मिलता जुलता ही आपका क्या कहलाएगा बेटा? दृष्टांत अलंकार। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत, रसरी आवत जात पे, जात पे सिल पर परियो निशान, सिल पर परियो निशान। ठीक है बाल। अब देखो यहां पर कि करत करत अभ्यास के, पहली वाली पंक्ति कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज का अभ्यास करना चाहता है तो जड़मती वाला जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है वो भी बेटा क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है। अगर आप अपनी, मान लो आप इंग्लिश नहीं जानते हो लेकिन आप बार बार इंग्लिश का प्रयास करना चाहोगे, इंग्लिश को बार बार पढ़ना चाहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जो आपकी बुद्धिहीन थी इंग्लिश के लिए वो एक बार बुद्धिमान जरूर बन जाएगी अगर आप तुम इंग्लिश का बार बार अभ्यास करोगे। तो किसी चीज का बार बार अभ्यास करने से वो बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। ये पहली वाली पंक्ति कही जा रही है। दूसरी में क्या कह रहा है? जैसे रसरी आवत जात पे सिल पर परियो निशान, कि तुमने देखा होगा कि जैसे कुआं होता था और कुएं में से पहले पानी निकालते थे और जो रस्सी होती थी उसमें, रस्सी और कुएं के चारों तरफ जो पत्थर है उसमें अंतर है नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार कुएं में से पानी निकालना और रस्सी का पत्थर में बार बार घिसने से तुमने देखा होगा कि रस्सी जो होती है वो निशान बना देती है कुएं के चारों ओर, मतलब कि पत्थर को घिस देती है। यही बात बताई जा रही है कि जब तुम बार बार अभ्यास करोगे तो बुद्धिहीन व्यक्ति भी बेटा क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। और ऐसी बेटा जैसे रस्सी के बार बार पत्थर पे घिसने पर जैसे पत्थर आपका घिस जाता है, यही यहां पर मिलता जुलता ही आपका कहलाता बेटा दृष्टांत अलंकार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, कभी गलती मत करना। बहुत सारे हैं बेटा पंक्ति, बहुत सारी पंक्तियां हैं, धीरे धीरे मैं करूंगा बेटा। उपमा की बात कर रहे हैं तो उपमा जैसे से आएंगे बेटा अलग अलग पढ़ेंगे। उपमा का शाब्दिक अर्थ तुलना होता है, जहां उपमे की तुलना उपमान से की जाती है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे सब जने, ना तो बहुत लंबी ऐसे वीडियो बन जाएगी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए सब जने कि खटोली का उपयोग गढ़वाली में किस अर्थ में होता है? बताइए बेटा, खटोली का प्रयोग, बड़े अच्छा शब्द है, क्या आंसर लगाओगे बेटा? खटोली का उपयोग गढ़वाली में किस अर्थ में होता है? तो याद रखना इसका आंसर जो लगेगा बेटा आपका वो लगेगा बेटा खटोली का प्रयोग ए ऑप्शन, पालना और सेया। पालना और झूलने के अर्थ में बेटा खटोली का प्रयोग होता है गढ़वाली में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन होगा। तो देखिए बेटा कुछ शब्द है बेटा मैं आपको याद करवाता हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा। जैसे मान लो ये है गढ़वाली के 25 शब्द मैं आपको दे रहा हूं, उनके पर्यायवाची आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो उसने घसियारी का अर्थ पूछा कि घसियारी का अर्थ क्या होता है, तो घसियारी का अर्थ बेटा घास काटने वाली या चार वाहिनी या ग्रामीण महिला, इसको कहते हैं बेटा क्या? घसियारी। पूछे रांट का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब गांव होता है, बस्ती होता है, नगर होता है या ग्रामीण समास होता है, समाज होता है। ये पर्यायवाची पूछ लेता है बेटा। कभी पूछे कुकरी का अर्थ क्या होता है गढ़वाली में, तो कुकरी का अर्थ बेटा मुर्गी होता है, कोई पक्षी होता है, कुकड़ी होता है, इसे कहा जाता है क्या बेटा? कुकरी। गनियों का अर्थ पूछेगा तो बेटा इसे तालाब कहते हैं, पोखर कहते हैं, सरोवर कहते हैं, इसका अर्थ होता है गढ़वाली में। कंठियों का अर्थ पूछेगा बेटा गढ़वाली में तो गीत होता है, स्वर होता है, गान होता है। जबकि पखाल का अर्थ पूछेगा गढ़वाली में तो बर्तन होता है, थाली होता है, पात्र होता है। कभी अगर पूछे बेटा गढ़वाली में गिंदी का अर्थ क्या होता है, तो गेंद होता है, खिलौना होता है, लट्टू होता है। कहीं पूछे डांड का पर्यायवाची क्या होते हैं गढ़वाली में, तो पहाड़ी, ढलान या ढीला, ये टीला, ये होते हैं बेटा डांड का अर्थ। खुड्ड का अर्थ पूछेगा गढ़वाली में तो गड्ढा होता है, खाई होता है, ये सब होते हैं बेटा।
ये सारी पीडीएफ आपको बेटा मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। या तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ बेटा, ऑल सब्जेक्ट वाई, ये टेलीग्राम पर ना जुड़ा बेटा। आप एक काम करो, आप ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाना सब जने, 8923941779, इस नंबर पर सब जने बेटा हाई कर लेना। ये यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए एक बैच है बेटा, यहाँ पर सारे बच्चे यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं, सबको पीडीएफ वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस चल रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो सब जने स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, यहाँ पर 89 इस नंबर पर हाई भेज देना, और ये सारी तुम्हें पीडीएफ में वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते बेटा, यहाँ पर देखिए सर सब जने, तो याद रखना बेटा ये हो गया आपका। जब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो और देखो और भी शब्द होंगे इसमें, जैसे देखो खटोली का मतलब बताया पालना, झूला, सैया, ये होते हैं खटोली के। भेड़ का अर्थ पूछेगा तो भेड़ पशु दुग्ध देने वाला जानवर होता है। बोट का अर्थ पूछेगा गढ़वाली में तो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, शाखा होता है। खटोली का अर्थ पूछेगा बेटा खटोली का तो झूला, पालना, डोली, अभी आपको बताया। मेयर का अर्थ पूछेगा बेटा गढ़वाली में तो मेरा, अपना, अपनी या दुख खुद का होता है। तिलाड़ी का अर्थ पूछेगा गढ़वाली में तो तिलाड़ी कहते हैं मैदान को, स्थल को, धरती को। गढ़वाली में कोल का अर्थ पूछेगा तो वचन होता है, प्रतिज्ञा होता है, शपथ होता है। ऐसी गढ़वाली में बेटा गाड़ का अर्थ पूछेगा तो आपको नाला बताना है या छोटी नदी या जलधारा होता है। और कांडू का अर्थ पूछेगा गढ़वाली में तो झगड़ा होता है, विवाद होता है, तकरार होता है, और है नी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे और देखिए बेटा और होंगे, जैसे मान लो थात का अर्थ पूछेगा तो टाट होता है, वैभव होता है, गरिमा होता है। गढ़वाली में भूला का अर्थ पूछेगा तो भाई होता है, छोटा भाई होता है, सखा होता है। गढ़वाली में बिजोर का बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, बिजोर कई बार पूछा गया है, तो गढ़वाली में बिजोर का अर्थ पूछेगा तो बेटा बिजली होती है, चमक होती है, मेघ गर्जन होते हैं। गिंडी का अर्थ पूछेगा गढ़वाली में तो कुंडी होता है, ताला होता है, पकड़ होता है। धुरा का अर्थ गढ़वाली में बेटा पहाड़ी या रास्ता, शिखर या मार्ग होता है। और टूला का अर्थ बेटा गढ़वाली में बड़ा, विशाल या वरिष्ठ होता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से सब रिविजन कर लेना। अब बात आते हैं बेटा छठा क्वेश्चन क्या कहता है, जब ध्यान से सुनना, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अब बताइए सब जने बेटा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान में कौन सा आपका सर्वनाम होगा, सब जने बताओ। हमारा प्यारा हिंदुस्तान में प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक, बताओ सब जने। तो उम्मीद करता हूं बेटा सबने जो आंसर लगाया होगा वो आपका निजवाचक सर्वनाम लगाया होगा, क्योंकि हमारा प्यारा हिंदुस्तान निजवाचक सर्वनाम है। जहां निजता का बोध होता है, जहां निजता का बोध होता है बेटा, वही आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। हमारा प्यारा हिंदुस्तान याद रखना, तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान इसमें निजवाचक सर्वनाम है। जहां भी बेटा आप, स्वयं या स्वतः या बेटा अपने आप, अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान में सर्वनाम क्या बेटा, निजवाचक। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, पुस्तक, बधु और गमला शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइए बेटा। पुस्तक, बधु और गमला का बहुवचन क्या होता है, बताइए सब जने। कौन सा इसमें सही है बेटा, पुस्तक का, बधु का, गमला शब्द का बहुवचन कौन सा सही है इसमें, बताइए सब जने। चलिए बेटा, अगर आपने सबने बी लगाया होगा तो बेटा वो सही होगा। याद रखना, अगर पुस्तक का बहुवचन पूछते हैं तो पुस्तक का पुस्तकें होता है, बिंदी लगती है। ऐसी बधु का बहुवचन पूछते हैं बेटा तो बधु का बधुए होते हैं, यहाँ पर बाद में याली चंद्र बिंदी लगती है। ऐसी बेटा गमले का पूछेगा तो गमले का गमले होते हैं, पर यहाँ बिंदी नहीं लगते हैं। ये बेटा निर्भक्ति और सहव्यक्ति के नियम होते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अगर मान लो मैं आपको बताता हूँ बिंदी कहाँ लगती है, जैसे मैंने आपसे कहा बाल को पुस्तक कहा, ठीक है, मैंने आपसे मेज कहा, ठीक, मैंने आपसे गाय कहा, ठीक, मैंने आपसे आंख कहा, ठीक, मैंने आपसे आंख कहा या मेज कहा, गाय कहा, ठीक है। अब जब इनका बहुवचन बनाओगे तो जो एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है ना बाल को, जो एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, मतलब अंतिम वर्ग को स्वर्ण नहीं दिखाई देता है, और स्त्रीलिंग होती है, देखो पुस्तक कैसी, मेज कैसी, गाय कैसी, आंख कैसी, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए बेटा वहां पर याद रखना ए के साथ या बिंदी लगाई जाती है। तो पुस्तक का बहुवचन आप बनाओगे बेटा तो क्या होगा आपका, पुस्तकें होगा। ऐसी मेज का बनाने के लिए यहाँ पर बिंदी लगेगी तो मेजे होगा। ऐसी गाय के बनाने के लिए बेटा यहाँ पर गाय में बिंदी लगेगी। ऐसी आंख का बहुवचन बनाओगे तो आंख में भी आपकी क्या लगेगी बेटा, बिंदी ही लगेगी, ठीक है ना। और जो बेटा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, आकारांत, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं भाई गमला, मैं आपसे कह दूं बेटा घोड़ा, ठीक है, मैं आपसे कह दूं बेटा घड़ा कैसा है, घड़ा, ठीक है,
तो ये याद रखना, ये जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होती है तो उनका बहुवचन बनाने के लिए खाली ए लगाया जाता है, बिंदी नहीं लगाते। तो गमले का बहुवचन बेटा क्या होगा आपका, खाली गमले ही होगा। घोड़े का पूछेगा तो बाल को आपका घोड़े होगा, और बेटा घड़े का पूछेगा तो आपको घड़े बताने हैं, ठीक है। मैं टेंशन ना लो, अलग अलग चैप्टर की भी वीडियो लाऊंगा और इसी तरह ही आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताने का तरीका आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब जल्दी जल्दी देखो, सारे क्वेश्चन करते हैं कि मैंने फल तोड़ा में ने कौन सा कारक है बताओ। और सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जो ने कारक है वो किस में आता है, बताओ। कारक कितने होते हैं हिंदी में, तो आप सभी को बताया कि हिंदी में जो कारक होते हैं, बताओ क्या लगाया, पहले इसका आंसर बताओ सब जने कि मैंने फल तोड़ा में मैंने ने में कौन सा कारक है, बताइए। तो आप सब जने लगाया होगा। हल्का क्वेश्चन है कि इसमें कर्ता कारक है, ठीक है। क्योंकि बेटा कारक जो होते हैं, कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। पहला कारक कौन सा होता है भैया, कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा कारक कौन सा होता है, तुम कहोगे सर कर्म कारक। तीसरा कौन सा होता है, तुम कहोगे सर करण कारक। फिर कौन सा होता है, तुम कहोगे सर संप्रदान कारक, ठीक है। फिर भैया कौन सा होता है, तुम कहोगे सर अपादान कारक। फिर कौन सा होता है, तुम कहोगे सर संबंध कारक। कौन सा होता है, संबंध कारक। फिर कहोगे सर वो तो कौन सा होता है, तुम कहोगे अधिकरण कारक। फिर कहोगे तुम कहोगे सर यहाँ पर संबोधन कारक। तो कुल मिलाकर जो कारक होते हैं बाल को, वो कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। तो कर्ता कारक की कभी व्यक्ति पूछेगा तो बाल को आपको ने बतानी है। कर्म कारक की व्यक्ति पूछेगा तो बाल को आपको को बतानी है। करण कारक की व्यक्ति पूछेगा तो से बतानी है। और ये किस रूप में आती है, बाल को आपके साधन के रूप में आती है, ठीक है। संप्रदान कारक की व्यक्ति पूछेगा तो आपको बेटा के लिए बतानी है, ठीक है, के लिए बतानी है। अपदान कारक की व्यक्ति पूछेगा तो आपको से बतानी है, पर ये अलगाव में आती है। किस में आती है बेटा, अलगाव में आती है। और जबकि संबंध कारक की व्यक्ति बेटा आपकी का, की और आपके बेटा क्या के होता है, या आपका रा, री, या बेटा आपके रे होता है, या बेटा ना, या नी, या बेटा क्या होता है, ने होता है, ठीक है। ऐसी बेटा अधिकरण कारक की व्यक्ति बेटा आपकी में होती है और साथ में क्या होती है, पर होती है। संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, परंतु उसको दर्शाने के लिए बेटा संबोधन या विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा अरे, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। ए का प्रयोग करके विस्मयादि चिन्ह लगाते हैं। हाय का प्रयोग करके विस्मयादि चिन्ह लगाते हैं, ये वाले। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसलिए ने जो विभक्ति है बेटा वो कौन सी आपकी, कर्ता कारक की है। और सारे कारक की मैंने लिख दिए। अलग अलग चैप्टर जब मैं लेकर आऊंगा तो और तुम्हें विस्तार के साथ पढ़ा दूंगा। अब कोई से भी कारक चिन्ह पूछे तो आप गलती मत करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो समझने, 2 गज जमीन किस प्रकार का विशेषण, बताओ। 2 गज जमीन किस प्रकार का विशेषण, आप क्या बताओगे, बताइए। 2 गज जमीन क्या संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, या संबंधवाचक है। 2 गज जमीन क्या आंसर लगाओगे आप बेटा, सब जने बताओ। तो अगर आपने 2 गज जमीन में बेटा लगाया होगा सी ऑप्शन परिमाणवाचक, तो आपका सही आंसर होगा। क्योंकि 2 गज जमीन एक माप तोल वाली चीजें आती हैं। क्योंकि परिमाणवाचक जो विशेषण होता है ना, याद रखना ये माप तोल पर आधारित होता है। किस पर होता है, माप तोल पर आधारित होता है, ठीक है। अगर जहां मात्रा का प्रयोग कर दिया जाता है, मात्रा का, वो याद रखना आपका कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण ही कहलाता है। चाहे वो आपसे कहे बेटा 2 गज जमीन कहे, 2 गज जमीन कहे, ठीक है, या बाल को आपसे 1 लीटर पानी कहे, 1 लीटर पानी कहे, 1 लीटर पानी कहे, ठीक है बाल को, या आपसे कहे बेटा 2 मीटर कपड़ा कहे, 2 मीटर कपड़ा कहे, ठीक है। 2 मीटर क्या कहे बेटा आपसे, कपड़ा कहे। 2 गज जमीन, 2 मीटर कपड़ा, या आपसे बेटा 5 किलो आलू कहे, 5 किलो क्या कहे बेटा आपसे, आलू कहे। या आपसे 10 जूल कार्य, 10 जूल 10, या आपसे 10 जूल कार्य कहे, ठीक है। या आपसे 100 वाट ऊर्जा या 10 ग्राम शक्ति। ये वाली जो मात्रा होती है ना, किलो, मीटर, लीटर, गज, जूल, ये जो मात्रा जब भी आती है बेटा वो आपके परिमाण ही दर्शाती हैं। और याद रखना परिमाणवाचक विशेषण में ये सबके सब आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कौन से बाल को, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित और दूसरा क्या होता है, निश्चित। तो ये किसमें आते हैं बेटा, निश्चित परिमाणवाचक में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रोना किस प्रकार की क्रिया है। तो याद रखना बेटा रोना सकर्मक है, अकर्मक है, सहायक है या भाववाचक है। बताइए रोना किस प्रकार की है, बताइए बेटा रोना किस प्रकार की क्रिया है। अगर आपने रोना लगाया होगा बेटा इसमें बी ऑप्शन, तो आपका सही आंसर है। क्योंकि बेटा आपको क्या रोना पूछे
या आपसे बेटा चाहे हंसना पूछे, या आपसे बेटा चाहे भागना पूछे, ठीक है। ये सभी की सभी बेटा अकर्मक क्रिया होती हैं। कैसी होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वे अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, मोहन रोता है, श्याम जाता है, ठीक है। ये सब कैसी आपकी अकर्मक क्रिया। तो याद रखना इसका बी ऑप्शन है, रोना किस प्रकार की क्रिया आपकी अकर्मक। देखो आप टेंशन ना लो, मैं चैप्टर वाइज जब लेकर आऊंगा ना एक क्वेश्चन तब आपको विस्तार के साथ आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण बताओ। अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण बताओ। समयवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या संख्यावाचक, बताइए जरा। अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। जैसे कह दो भाई अचानक काले बादल छा गए, तो याद रखना अचानक जो है बेटा आपका वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चाहे वो आपसे कहे बेटा अचानक की बात करे, या आपसे बेटा वो धीरे धीरे की बात करे, चाहे वाल को वो आपसे तेज की बात करे, चाहे वाल को वो आपसे हंसकर की बात करे, चाहे वो आपसे बेटा मन से बात करे, मन से, या कहे आपसे बेटा शीघ्रता से, ठीक है। तो याद रखना, या चाहे वह आपसे बेटा पैदल बात करे, तो ये सब आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। समयवाचक में जब कल की बात आती है, जैसे कल की बात करे, या जहां समय या परसों की बात करे, या बेटा अभी की बात करे, ठीक है, या आपसे तुरंत की बात करे, या आपसे शाम की बात करे, या आपसे सुबह की बात करे, ठीक है। ये समय को दर्शाते हैं, जहां समय की बात आ जाए। स्थान में जहां बेटा स्थान की बात आती है, जैसे ऊपर हो गया आपका बेटा, नीचे हो गया, जैसे आपका बाहर हो गया, जैसे आपका बेटा अंदर हो गया, ठीक है, अंदर हो गया। या तो ये सारे क्या है बेटा, एक स्थान है। तो जहां क्रिया के स्थान का बोध होता है वो स्थानवाचक है, और जहां क्रिया के काल का बोध होता है वो कालवाचक है, और जहां क्रिया के रीति का बोध होता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसके आंसर बेटा क्या होगा, इसका बी ऑप्शन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विधायक यह कौन सी संधि है, बताओ। विधायक में बताओ बेटा, विधायक में कौन सी संधि होती है। चाहे वो आपसे विधायक पूछे, ठीक है, या आपसे बेटा वो गायक पूछे, या आपसे बेटा वो नायक पूछे, या आपसे बेटा वो नायिका पूछे, या बाल को आपसे वो गायिका पूछे, ठीक है, गायिका पूछे, या आपसे वो श्रावण पूछे, बताइए बेटा इनमें कौन सी संधि होती है। तो याद रखना ये सब की सब बेटा अयादी संधि होती है। कौन सी होती है? अयादी संधि के नियम होते हैं। सब किसके होते हैं? अयादी संधि के नियम होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि विधायक को आप तोड़ोगे तो टूटेगा आपका बेटा विधेय प्लस के अक्ष से टूटेगा, ठीक है। गायक को तोड़ोगे तो बेटा ये टूटेगा गे प्लस के अक्ष से टूटेगा, ठीक है। नायक को तोड़ोगे तो टूटेगा बेटा ने प्लस के अक्ष से टूटेगा। ऐसी बेटा नायिका को तोड़ोगे तो ने प्लस के ईका से टूटेगा। ऐसी बेटा गायक को तोड़ोगे तो गे प्लस के ईका से टूटेगा। ऐसी बेटा श्रावण को तोड़ोगे तो श्रो प्लस के अन्न से टूटेगा, ठीक है। तो कभी भी इन शब्दों में पूछे तो आप सभी को बताना है अयादी संधि। बड़ी अच्छे से मैंने आपको संधि पढ़ाई है बेटा ऐप पर, उम्मीद करता हूं गलती नहीं करोगे। तो इसलिए विधायक में कौन से लगोगी आप? अयादी संधि, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है बेटा? कला और बूढ़ा चांद किसकी है बताइए? कला और बूढ़ा चांद बड़ी अच्छी रचना किसकी है बताओ? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है बताओ सब जने? जयशंकर प्रसाद, स्मितानंद पंत, मुंशी प्रेमचंद या महादेव वर्मा, बताओ सब जने। तो याद रखना बेटा कला और बूढ़ा चांद जो रचना है ये आपकी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसके बेटा? सुमित्रानंद पंत की। जैसे चिदंबरा पूछेगा, चिदंबरा भी ये इनकी है। रश्मि बंधन पूछेगा, रश्मि बंधन भी इनकी रचना है, ठीक है। तो याद रखना चिदंबरा पूछे या आपसे बेटा रश्मि बंधन पूछे, रश्मि बंधन भी इनकी रचना है, ठीक है। शिल्पी पूछे, शिल्पी भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। ग्राम्य पूछे बेटा, ग्राम्य, तो ग्राम्य भी इन्हीं की रचना है, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ग्राम्य भी इनकी रचना है। वीणा या वाणी पूछे, वीणा वाणी, ये भी इन्हीं की रचना बतानी है, ठीक है। शेखर
रजत शिखर, रजत शिखर पूछे तो रजत शिखर भी इनकी रचना है बेटा, रजत शिखर भी इन्हीं की रचना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। युगांतर भी पूछे, युगांतर भी इन्हीं की रचना है, युगांतर। ठीक है, ये सब किसकी रचना बेटा, ये सब की सब सुमित्रानंद पंत की रचना है। जबकि जयशंकर प्रसाद की बात करें बेटा तो आंसू तुमने सुना होगा, आंसू किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। कमायनी, कमायनी पूछेगा, कमायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो जयशंकर, झरना बड़ी अच्छी है बेटा, झरना, झरना भी, झरना जयशंकर प्रकाश की। आकाशदीप पूछे, आकाशदीप, तो आकाशदीप भी जयशंकर प्रसाद की रचना होती है बेटा, आकाशदीप पूछे। ठीक है, अयोध्या के उद्धार पूछे तो भी ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। ठीक है बेटा, याद रखना। जबकि मुंशी प्रेमचंद की तुम्हें पता है बेटा, गोदान, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, गबन पूछेगा, गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ईदगाह पूछेगा, ईदगाह भी किसके बेटा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, गोदान पूछे, गबन पूछे, ईदगाह, ये सब किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। होली के उपहार, होली का उपहार, होली का उपहार पूछे तो होली का उपहार भी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। ऐसी नशा पूछे मुंशी प्रेमचंद की। लाल फीता, लाल फीता पूछे तो भी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, तो ये सब किसकी है बेटा, मुंशी प्रेमचंद की। महादेव वर्मा की तो आपको पता होनी चाहिए बेटा, नीरजा, नीरजा महादेव वर्मा की है। यामा पूछे, यामा भी किसकी है बेटा, महादेव वर्मा की है। अग्नि की रेखाएं, अग्नि की रेखाएं, अग्नि की रेखाएं पूछेगा बेटा तो ये भी आपकी महादेव वर्मा की है। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, अग्नि की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, और स्मृति की रेखाएं भी पूछेगा तो ये भी किसकी है, महादेवी वर्मा की है। संध्या गीत पूछे, संध्या गीत पूछे बेटा, ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, गिल्लू भी पूछे ना, गिल्लू किसकी रचना है, तो गिल्लू भी आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। तो सारी बेटा कवियों की रचना याद रखना, मोस्ट मैंने आपको लिखवाई है, गलती मत करना। आंसू, कमायनी, झरना, आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 14 जरा ध्यान से देखो कि ऐतिहासिक, दैनिक और औपचारिक में प्रत्यय क्या है बेटा, बताइए। ऐतिहासिक, दैनिक और औपचारिक में प्रत्यय क्या है, बताओ सब जने। इक है, इक है या इन है, इका है, बताओ सब जने। तो बेटा अगर ऐतिहासिक को तोड़ते हैं, ऐतिहासिक को अगर तोड़ते हैं, ऐतिहासिक को अगर तोड़ेंगे तो वो किससे टूटेगा। जैसे दैनिक की बात करें बेटा तो दैनिक में कौन सा प्रत्यय निकलेगा। जैसे बेटा औपचारिक की बात करें तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय निकलेगा। तो याद रखना ये ऐतिहासिक जो मिलकर बना बेटा आपका, ये इतिहास, इतिहास प्लस के इक से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसी बेटा दैनिक की बात करें तो मिलकर बना है दिन प्लस के इक से मिलकर बना बालको। ठीक है, ऐसी उपचारक की बात करें, उपचारक की, तो ये उपचार प्लस के एक से मिलकर बना है, उपचार प्लस के एक से। और तुम सभी देख रहे होंगे सब में एक प्रत्यार्य है। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो तुम कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि एक ही आपका ऑप्शन ऐसा है जो एक प्रत्यय के साथ लगा हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मेल असंगत है, बताइए बेटा कौन सा मेल असंगत है। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जलज, कोकनद और पुंडरिक ये किसके पर्यायवाची होते हैं। तो आपको बताया था कि जलज, कोकनद, पुंडरिक ये होते हैं कमल के पर्यायवाची। किसके होते हैं, कमल के, सारे आपको पढ़ाए थे। जबकि केसरी, शार्दुल और वनराज किसे कहते हैं, तो बेटा केसरी, शार्दुल और वनराज ये होते हैं बेटा शेर के पर्यायवाची। ये किसे कहते हैं, ये शेर को कहते हैं। ठीक है, जबकि तनुज, आत्मज और सुमन ये सभी को बता, ये बेटा होते हैं बेटा आपके बेटा के पर्यायवाची। किसके होते हैं, बेटा के पर्यायवाची। और जबकि पुष्प, सुमन ये दोनों तो मैंने आपको बताए थे कि ये होते हैं पुष्प के पर्यायवाची। पुष्प माने क्या होता है, फूल के, बताए थे नहीं बताए थे। लेकिन यहाँ जो पुहिम है बेटा ये गलत है, क्योंकि पुहिम होता है बेटा किसका, धरती का पर्यायवाची। वसुंधरा होता है धरती का पर्यायवाची, ईला होता है धरती का पर्यायवाची। ठीक है, पुहिम हो गया, वसुंधरा हो गया। ठीक है, बसुमती भी पूछ लेगा तो बसुमती भी बेटा किसका होता है, धरती का पर्यायवाची। खाली धरा पूछे तो धरा माने भी क्या होती है बेटा, पृथ्वी ही होती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आंसर क्या लगेगा बेटा इसका, डी ऑप्शन। याद रखना, गलती मत करना, क्योंकि जलज माने कमल, कोकनद माने कमल, पुंडरिक माने कमल, और ये केसरी, शार्दुल, वनराज किसके होते हैं, शेर के। ठीक है, चलिए बेटा
तनुज हो गया, आत्मज हो गया, सुमन हो गया, सब बेटा के होते हैं बेटा। किसके होते हैं? ये सब बेटा के पर्यायवाची होते हैं, गलती मत करना सब जने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कौन सा मेल गलत है, बताइए बेटा कौन सा आंसर इसमें, कि कौन सा मेल गलत है इसमें, बताओ सब जने कौन सा, कि एक तरफ तत्सम और एक तरफ क्या बेटा तद्भव है, कौन सा ऐसा मेल है जो आपका गलत है? तो देखो यहाँ पर भैया तिक्त का तद्भव तीखा होता है, सही है बेटा। क्षण का तद्भव छिन्न होता है, ये भी सही है बेटा। सत का तद्भव सो होता है, ये भी सही है। मृक्षण का तद्भव मक्खी होता है, ये गलत है, क्योंकि मृक्षण माने बेटा आपका मक्खन होता है। क्या होता है आपका? मक्खन होता है, ना कि आपका बेटा मक्खी होता है, क्योंकि मक्खी मक्षिका का होता है। अगर मक्षिका का तद्भव पूछोगे तो मक्खी बताना है, जबकि मृक्षण माने क्या होता है बेटा आपका मक्खन होता है। इसलिए 16 का आंसर क्या लगाओगे बेटा आप? डी ऑप्शन लगाओगे। और सब आंसर आपके बेटा क्या थे? सही थे। ए ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन सही था। ठीक है, गलत क्या आपका बेटा? डी ऑप्शन। समझ में आया? क्योंकि मृक्षण माने मक्खन होता है, जबकि मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 7वां 8वां 5वां और 10वां, बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 7वां 8वां 5वां और 10वां ये किस प्रकार का विशेषण है, बताइए बेटा। क्योंकि बताइए 7वां 8वां 5वां, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप पढ़ो तो सही, कुछ नहीं बचेगा। बताइए 7वां 8वां 5वां 10वां किस प्रकार का विशेषण है, सब जने बताओ किस प्रकार का है भाई? 7वां 8वां 5वां 10वां ये किस प्रकार का विशेषण लगाओगे आप, बताओ सब जने। तो याद रखना बेटा, 7वां पूछे या 8वां पूछे, 5वां या 10वां, ये सब क्रम को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? क्रम को। और एक जब हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं ना, तो संख्यावाचक में एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बेटे ये क्या भेद माने जाते हैं। उस भेद में जहां क्रम का बाद होता है, जैसे पहला आ गया, या बाल को आपसे दूसरा आ गया, या बाल को आपसे तीसरा आ गया। ठीक है, जहां क्रम का बोध हो जाए, संख्या के क्रम का बोध होता है, या आपका 7वां आ गया। ठीक है, ये सब 7वां 8वां इनको कहा जाता है क्रमांक। क्या कहा जाता है? क्रमांक बोधक विशेषण। क्रमांक बोधक विशेषण। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, गणना बोधक का मतलब होता है जहां गिनती गिनने का बोध होता है, जैसे 1 2 1 हो गया, आपका 2 हो गया, या आपका बेटा 3 हो गया, या आपका बेटा 4 हो गया। ये गणना बोधक होते हैं जहां गिनती गिनने का होता है। समूहवाचक में जहां संख्याओं का समूह हो, जैसे 4 हो गया, जैसे 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, तो समूह का जहां बोध होगा वो है। प्रत्येक बोधक विशेषण जहां प्रत्येक का बोध हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो 7वां 8वां 5वां 10वां पूछेगा तो कौन सा बताना है आप सभी को? आप सभी को बताना है क्रमांक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखो यहाँ पर कि सरसराना हिननाना किस प्रकार की क्रिया, बताओ। सरसराना हिननाना किस प्रकार की क्रिया है? तो याद रखना बेटा, सैकर्मक क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, भाववाचक क्रिया है। बताइए सरसराना हिननाना। तो याद रखना बेटा, सरसनाना और हिन हिनाना ये क्रिया क्या लगाओगे आप, बताओ बेटा क्या है, क्या आंसर लगाओगे आप सब जने? आपने अगर बेटा इसमें आंसर वी लगाया होगा तो ये आपका सही आंसर कहलाएगा, क्योंकि सरसराना हिन नाना ये अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ध्वनि के योग से उत्पन्न होने वाली क्रिया को ही क्या कहा जाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे घोड़े की आवाज होती है हिनिन, और उसमें हिनिन प्लस के करने से बना क्या? हिननाना। सरसर करने से सरसनाना, टन 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 करने से टनटनाना, थप थप करने से थपथपाना। ठीक है, ये शहरी क्रिया जहां ध्वनि की आवाज के साथ क्रिया ऐड होती है, याद रखना सनसनाना हिरनाना ये सब अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आती है। इसलिए आंसर इसका क्या होगा बेटा? आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि सठियाना, बतियाना और लतियाना और लठियाना किस प्रकार की क्रिया, बताइए बेटा। बड़े अच्छे शब्द है बेटा, सठियाना, बतियाना, लतियाना और लठियाना ये किस प्रकार की क्रिया है, सब जने बताओ बेटा। सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, भाववाचक क्रिया, बताइए। याद रखना, जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से मिलकर बनती है उसी को कहा जाता है नाम धातु क्रिया। तो बेटा याद रखना, सठियाना 60 प्लस होने से सठियाना, बात प्लस करने से बतियाना, लात प्लस मारने से लतियाना, लाठी प्लस मारने से लठियाना, अर्थात ये कहलाएंगी आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। जो क्रिया संज्ञा के योग से मिलकर बनती है, विशेषण के योग से मिलकर बनती है, उसी को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो याद रखना, कभी भी सठियाना पूछे, बतियाना पूछे, लतियाना पूछे, लठियाना पूछे, ये क्रिया कैसी है?
नाम धातु की तरह। ठीक है, चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा सब जने की हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, बताइए बेटा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो याद रखना बेटा हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, मैं आपको एक बार सारी चीजें बता दूं। ठीक है, याद रखना अगर आपसे पूछ रहा बेटा कि बताइए मूल स्वर कितने होते हैं, अगर उसने पूछा कि मूल स्वर कितने होते हैं, या बाल को उसने पूछा आपसे मौलिक स्वर कितने होते हैं, क्या पूछा आपसे मौलिक स्वर कितने होते हैं, या उसने पूछा आपसे लघु स्वर कितने होते हैं, लघु स्वर, या उसने पूछा बाल को आपसे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, या उसने पूछा एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं, एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तब इन सभी का जवाब आपको बेटा 4 देना है। ठीक है, अगर उसने मूल स्वर पूछा, मौलिक स्वर पूछा, लघु स्वर पूछा, ह्रस्व स्वर पूछा और एक मात्रिक स्वर पूछा तो आपको 4 बताने हैं। वे कौन कौन से, एक तो बेटा ए, एक ई, एक बेटा ऊ और एक आता आपका रीरी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है अगर आपसे ये स्वर पूछेगा। लेकिन अगर उसने मान लो इस तरह से पूछा, उसने कहा कि बताइए कुल मूल स्वर कितने होते हैं, उसने कहा कि कुल मूल स्वर कितने होते हैं, कुल मूल स्वर, ठीक है, या उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो बेटा आपको फिर बताने पड़ेंगे 10। कितने बताने पड़ेंगे 10। याद रखना कुल मूल स्वर पूछे या उच्चारण के आधार पर पूछे तो 10 बताने। याद रखना बेटा 3 तो यही होते हैं, 3 इनके बड़े रूप होते हैं जिन्हें बेटा पूर्ण दीर्घ स्वर कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, वे कौन से होते हैं, एक तो बड़ा, एक बेटा बड़ी और एक होता है आपका बड़ा ऊ। ठीक है, इनको पूर्ण दीर्घ स्वर कहते हैं। और 4 इसमें होते हैं बेटा जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर कौन से, ए, आई और ओ और कौन सा आपका बेटा औ। ये 4 होते हैं आपके बेटे कौन से, संयुक्त स्वर। ठीक है, ये संख्या आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर आपसे बेटा पूछेगा कि खाली बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना स्वरों की संख्या अगर पूछ रहा है ना, स्वरों की संख्या, तो आपको 11 बतानी है, बस 11। देखो यहाँ पर तो हिंदी वर्णमाला में खाली स्वर पूछ रहा है, स्वर कितने होते हैं, तो आप सभी को आंसर कितने बताने, 11 बताने। ठीक है, और अगर पूछे कुल स्वर कितने होते हैं बेटा, तो कुल स्वर पूछेगा, कुल स्वर, तो कुल स्वर पूछेगा, तो कुल स्वर पूछेगा तो आपको 13 बताने हैं। ठीक है, 11 ये पीछे वाले, 2 इसमें ऐड हो जाते हैं बेटा आपके कौन से, एक तो अंग ऐड हो जाता है और एक हो जाता है आपका बेटा क्या अह, जिन दोनों को बेटा हम अयोग वहा वर्ण कहते हैं, अयोग वहा व्यंजन भी ने कहा जाता है। ठीक है, 11 में बेटा ये 10 तो भैया पीछे वाले, एक इसमें ऐड हो जाता है री वाला। ठीक है, तो याद रखना ये संख्या सारी बता दी मैंने आपको। अगर कुल स्वर पूछेगा तो 13, खाली स्वरों की संख्या 11, कुल मूल स्वर पूछेगा 10, उच्चारण के आधार पर जो माने थे ना 10, ये बेटा पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने माने थे, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने माने थे, बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या था, बी। तो बेटा ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हुए, आज का टेस्ट भी आपका पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। ऐसे ही डेली आपको मैं सेट करवाता रहूंगा बेटा। बस इतना कहूंगा कि आप इस वीडियो को बेटा लाइक करना और जितना हो सके मुझे कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर जरूर करना, जो हर कोई बच्चा पढ़े और एग्जाम में उससे हिंदी का क्वेश्चन गलत ना हो। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।